हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, जिसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हम करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक सिस्टम है कॉस्टिंग का, और इसमें जो है कॉस्ट डिटर्मिन की जाती है, प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए जो है मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। और इसमें बेसिकली क्या है कि हम जो है वो देखते हैं कि वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज करने से हमारे कॉस्ट पे और उसका जो है वो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं। एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट्स। तो एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो हम कॉस्ट में, वॉल्यूम में और प्रॉफिट्स में जो है वो क्या रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको जैसे पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है कि बेसिकली जितनी भी कॉस्ट्स हैं उन सभी कॉस्ट्स को जो है हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, फिक्स पार्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो उसमें आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो है वो सेम रहती है फॉर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट की, जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहती है। तो और उसका जो है जैसे आपके वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ेगा, वो किस लेवल पर जो है कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा, या हमें कितनी जो है वो सेल करनी पड़ेगी या कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर हो। तो इस तरह के सभी एनालिसिस के लिए जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है, कि जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, क्योंकि दोनों तीनों चीजें जो है वो सभी से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी ही कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रॉफिट भी उतना ही इंक्रीज होता है। बट क्या है कि जो आपका कॉस्ट है वो सेम प्रपोर्शन में जो है वो हो सकता है कि ना बढ़े, क्योंकि जो है कुछ पार्ट जो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का है। तो अगर हम अपनी यूनिट्स बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन की तो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। बट फिक्स्ड कॉस्ट उतने ही रहने की वजह से क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो उसी के बेसिस पर जो हम डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह के डिसीजंस लेने में जो है वो हेल्प करता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, डिसीजंस कैसे लिए जाएं, जो जिससे मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है, प्रॉफिट को प्लान कर सकती है, और अपना जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रेक इवन एनालिसिस, की वो एक लेवल डिसाइड कर सकती है कि जहां पर जो है उनका प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन रहेगी, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर रहेगा। या हमें जो है वो कई तरह के डिसीजन लेने हैं कि सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स किया जाए, सेलिंग मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स क्या यूज किया जाए, इतनी सेल्स, इतनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी जो है वो जो है सेल्स करनी पड़ेंगी, या किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो उन सब तरह के डिसीजंस लेने के लिए जो है वो इस मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या टेक्निक्स, जिसको हम कहेंगे कि वो जो है स्पेशल इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज की जाती हैं, तो ये आपने जो है वो वीडियो पूरी देखनी है और इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो है आप कहें तो बेस है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको जो है वो आगे की जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो मेन दो तीन कंपोनेंट्स हैं, सिंपल क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही आसान है, सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ता है। तो माइंड अप्लाई करने का मतलब कि जो उसमें प्लस है माइनस है, तो आपको इक्वेशन सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बस इतना ही है। तो वो थोड़ी सी इक्वेशंस आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं और उसके बेसिस पर आप किसी भी तरह से जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो उसमें बेसिक टर्म्स यूज की जाती हैं, तो आज की वीडियो में हम उन फॉर्मूलाज को बेसिकली करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, एक तो कंट्रीब्यूशन के बारे में करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में किया जाएगा। रेशो है ये, राशन नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो इन शॉर्ट इसको बोल देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताएंगे आपको। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट की, अगर जो है हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो उस प्रॉफिट के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, और कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट क्या चीज है और इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इनके बेसिक फॉर्मूलाज जो हम करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स जो हम बाद में करेंगे, बट इनका कंसेप्ट को समझना जरूरी है ताकि जो हम उन न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकें।
तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि जो बेस है वो कंट्रीब्यूशन ही है। इसमें बेसिक जो आइटम है दैट इज कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो इसमें क्या बताया था आपको कि सेल्स में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी टोटल है वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो आपकी ये मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, ये तो आपके हैं ही हैं वेरिएबल, प्लस जो आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट हैं सभी को माइनस कर देते हैं। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कि कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स में से अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। देन कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। कि उसमें जो है वो फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट प्लस कर जो है वो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या फिक्स कॉस्ट में से अगर आप लॉस माइनस कर देंगे तब भी आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑल्सो जो है वो उसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशो। सेल्स इंटू पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम सेल्स को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं अलग अलग, तो ये क्या है कि है तो बात वही कि निकालना तो हमें कंट्रीब्यूशन ही है, बट जो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में, तो एग्जाम्स में आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दी है कि आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो आप इस तरह से कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। बट इन केस कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट और साथ में प्रॉफिट दे दिया तब आप इस तरह से इस फॉर्मूले से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। और अगर आपको जो है वो सेल्स और पीवी रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन है तब आपको जो है वो कंट्रीब्यूशन इस तरीके से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बेसिक सी स्टेटमेंट मैंने बनाई है, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, बाकी जो क्वेश्चन आता है उसमें डिपेंड करता है, पर ये जो स्टेटमेंट है एक बेसिक सी हमें अपने माइंड में रखनी है कि क्या स्टेप्स रहते हैं कि अगर हमने जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरह से हम अपने प्रॉफिट और लॉस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपको लेनी होती है अपनी सेल्स की, कितनी अमाउंट आपने जो है वो सेल की है, उसमें से आप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपकी, अगर यहाँ पे आप पर यूनिट ले रहे हैं तो आपके पास सब चीजें पर यूनिट चलेंगी, और अगर जो है आप टोटल ले रहे हैं तो सब चीजें आपकी टोटल में आएंगी। तो अगर आपने सेल्स टोटल में ली है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो टोटल उतनी ही यूनिट्स के लिए आएगी। तो जितनी यूनिट्स आपने सेल की उतने की वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस कर दी। तो सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तब आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, जो हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हम सभी की सारी माइनस कर चुके हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तब हमारे पास बच जाता है प्रॉफिट या लॉस। तो अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, तो आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट। बट अगर कंट्रीब्यूशन कम रह गया, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तब आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो हमारे पास इनकम का पार्ट रह गया था, कंट्रीब्यूशन जो रह गया था, अगर ये कम रह गया और फिक्स्ड कॉस्ट उससे ज्यादा आती है, दैट मीन्स कि हमें जो है वो लॉस से सफर करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा। बट अगर कंट्रीब्यूशन से जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो कॉस्ट कम रहेगी, यानी कि रिवेन्यूज ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमने कैसे निकाला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस करना है आपने, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो प्लस माइनस का मतलब कि प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर देना कि प्लस माइनस जो है वो प्रॉफिट को भी प्लस माइनस लॉस को भी, ऐसा नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसको लिख सकते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, दो फॉर्मूले बन सकते हैं आप किसके, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो अब यहाँ पे देखें आप कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मान लो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 रुपए का आ गया, 100 रुपए में से जो है वो 60 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपए का। 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन और 40 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया 60 रुपए। तो 60 प्लस 40 जो है वो कंट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बट इन केस कि आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन 100 है, फिक्स्ड कॉस्ट 120 है, क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन जो है आपका 100 है, फिक्स्ड कॉस्ट 120 है, तो यानी कि आपको लॉस उठाना पड़ेगा 20 रुपीज का, आपको जो है वो 20 रुपीज का लॉस उठाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन रहेगा 100 का, फिक्स कॉस्ट होगी 120, तो लॉस हो गया 20 रुपए का। तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 120 जो फिक्स कॉस्ट है उसमें से आप लॉस को माइनस कर देंगे, 20 रुपीज के लॉस को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और या कहें उसको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टेटमेंट है, बहुत आसान सी स्टेटमेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम रहेगी तो प्रॉफिट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी तो लॉस। ये तो आपको इतना बेसिक पता ही है, और इस स्टेटमेंट को आप, छोटी सी स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, सब चीजें जो है आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं पीवी रेशियो, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इन शॉर्ट उसको पीवी
पीवी रेशो के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि पीवी रेशो निकालो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालो, तो एक ही बात है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और पीवी रेशो। अब इस पीवी रेशो के लिए जो फॉर्मूला है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कंट्रीब्यूशन है उस अगर एक यूनिट के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको आप जो है वो सेल्स पर यूनिट से डिवाइड करके जो है वो सेलिंग प्राइस, या सेल्स पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है उससे आप जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन को और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास पीवी रेशो आ जाती है। जैसे यहाँ पे था, तो क्या है कि कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला है इस कंट्रीब्यूशन को हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू पीवी रेशो। इसी फॉर्मूला को हम जो है वो टोटल के लिए बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, कि यहाँ पे तो पर यूनिट लिया आपने, तो टोटल बेसिस पर भी निकाल सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी आपके पास पीवी रेशो आ जाएगी। इन शॉर्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन को सी और सेल्स को एस भी लिख लेते हैं, तो अगर आप जो है वो इस तरह से याद करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा फायदा तभी रहता है कि जब हमें उसका पूरा नाम पता हो तो कंफ्यूजन नहीं रहती। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप सी ओब्लिक एस मल्टीप्लाइड बाय 100 के नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन जो इसी से रिलेटेड फिर फॉर्मूला बन जाता है, जैसे आपको पता है कि जो है पीवी रेशो के लिए हमने निकालना है, तो अब आपने जो है पीछे देखा था कि कंट्रीब्यूशन क्या था, कंट्रीब्यूशन वाज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन तो पता ही है हमें क्या है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो जो है हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाता है, तो हम जो है वो कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 इस तरह से भी पीवी रेशो निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन को जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस तरह से भी हमारी पीवी रेशो निकल सकती है। इन केस लॉस होगा तब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज आल्सो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस दैट इज आल्सो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो वो है फॉर्मूला यही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका यही फॉर्मूला है। तो अगर इसमें पर यूनिट होगा तो आप पर यूनिट के बेसिस पर, अगर टोटल है आपके पास तो टोटल के बेसिस पर निकाल सकते हैं, बट यही कंट्रीब्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं, इसी कंट्रीब्यूशन को चेंज करके फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि ये मैंने जैसे बताया ना कि जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमें यूज करना पड़ता है, और या फिर इस कंट्रीब्यूशन के लिए जगह हम लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, और एक ही जो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे, दैट इज पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन, स्पेस आएगा यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज स्पेस करके लिखना है आपने, चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज, यहाँ पर भी स्पेस आएगा, चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कई बार क्या है कि आपको डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, या प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 2 पीरियड्स के प्रॉफिट के बारे में बता दिया कि फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट और सेल इतनी है, सेकंड पीरियड का प्रॉफिट और सेल इतनी है। उस केस में आपको जो है ये वाले फॉर्मूले से आप जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स के बेसिस पर जो है हम कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, या तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो या वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तब हम निकाल सकते हैं, बट अगर सिंगल हमारे पास प्रॉफिट और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तब जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो इस फॉर्मूले से पॉसिबल नहीं है, तब उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड पीवी रेशो के लिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, इससे भी जो है हमारा पीवी रेशो निकल जाती है। कि जैसे आपको यहां पे अगर देखते हैं, इसमें देखते हैं तो ये क्या है कि सेल्स जो है दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अगर आप देखें तो सेल्स में जो है, सेल्स जो है अगर वेरिएबल कॉस्ट इधर माइनस की इधर प्लस की हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू 1, कि अगर जो है कहें कि हम सेल्स जो है वो 1 होगी और 1 में से जो है वो कुछ पार्ट कंट्रीब्यूशन है कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट की रेशो के बारे में पता है तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू पीवी रेशो। की अगर हम कहें कि 20% वेरिएबल कॉस्ट है, दैट मीन्स की पीवी रेशो यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशो जो है वो 80% है, तो इस पीवी रेशो को कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोल दिया जाता है। जो पीवी रेशो आपने कैलकुलेट किया, दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कंट्रीब्यूशन रेशो, कि इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशो भी कह सकते हैं, कि दैट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल्स का कितना परसेंट बनता है, तो उसको कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोल दिया जाता है। तो अगर पीवी रेशो निकालनी है दैट कैन बी कैलकुलेटेड, कि उसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 अगर आप डेसिमल पॉइंट्स में लेंगे तो 1 माइनस करके, अदरवाइज 100 माइनस करके, कि आपकी जो है वो टोटल कॉस्ट 100 होगी, टोटल सेल्स जो है वो 100 में से 20% अगर हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट मीन्स की 80% जो है वो हमारा
पीवी रेशो हो जाएगी या कंट्रीब्यूशन रेशो हम उसको बोल सकते हैं। देन ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट may be defined as the point of sales volume at which total revenue इक्वल्स टोटल कॉस्ट, की जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। एंड इट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, कि यहाँ पर कोई कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉब्लम आती है कि मतलब उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एटलीस्ट की मिनिमम क्या लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा, क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी रहेगी कि हम जो है वो कम से कम एटलीस्ट कि हमने जो है हमारे जो कॉस्ट है उसको हम रिकवर कर सकें, कि बेशक हमें कोई प्रॉफिट ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर हम आ जाएं, तो उसके लिए हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या कितनी सेल्स हमें जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का जो है फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये तो आपको पता ही है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट कर लेना आपने, POINT पॉइंट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम जिस पर जो है टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यूज बराबर होते हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यूज जो है वो बराबर होते हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसको हम यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीज में भी निकाल सकते हैं, और उसको एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी लेवल जो है किस परसेंटेज लेवल कैपेसिटी पे हम काम करेंगे उसके बेसिस पर भी उसको निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर हमने जो यूनिट्स में निकालना है तो आपने क्या करना है कि डिवाइड करना है फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, जब आपने इन यूनिट्स निकालना है कि अगर आपने देखना है कि कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की जाएं तो या कितनी यूनिट्स सेल की जाएं, तो उसके लिए क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, की फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इन यूनिट्स। अगर रुपीस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, की अगर जो है वो फिक्स कॉस्ट को आप पीवी रेशो से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से डिवाइड कर देंगे, तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, यानी कि जो भी अमाउंट है, चाहे आपका डॉलर्स है, रुपीज है, किसी भी करेंसी अमाउंट में है, तो उस करेंसी की फॉर्म में आ जाएगा, रुपीज की फॉर्म में आ जाएगा, अमाउंट की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वो यूनिट्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, देन ब्रेक इवन पॉइंट एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, परसेंटेज कैपेसिटी के बेस में कि हमारा जो है हमें कितना, अपना जो प्लांट की जो कैपेसिटी है उसका कितना परसेंट यूज करना है कि हम जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन आप निकालेंगे 100% कैपेसिटी लेवल के लिए। किसके लिए निकालेंगे, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 100% कैपेसिटी की, 100% कैपेसिटी पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, और उससे जो है आप फिक्स्ड कॉस्ट को जो है उस टोटल कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके जो है आप ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो परसेंटेज कैपेसिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक और अपने ज्यादा स्टार्टिंग में हमने आपको कि सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, अभी तो हमने निकाला था ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, बट कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रही है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो हम अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए निकाल सकते हैं कि इस इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए कितनी यूनिट्स हमें सेल करनी पड़ेगी या कितनी अमाउंट की सेल करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो आप क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, की जो हमारी सेल्स एक डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यूनिट्स में, और ये फॉर्मूला है रुपीज में। तो यूनिट्स में निकालना है, जैसे आपने अभी पिछले ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में क्या था कि उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया था। क्या किससे किया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इकट्ठा ही है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, की जो फिक्स्ड कॉस्ट उसमें आप डिजायर्ड प्रॉफिट अपना ऐड कर दें, कि जितना प्रॉफिट आपने अर्न करना है, कि आपको 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ जितने भी प्रॉफिट अर्न करना है उसको फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर दें और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दें, तो आपका जो है वो यूनिट्स में आ जाएगा कि इतनी यूनिट्स अगर आप सेल करेंगे तो आप इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो यहां पर अगर रुपीज में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, कि फिक्स्ड कॉस्ट में जो है वो डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दें और उसको पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपका रुपीज में आ जाएगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से और फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से। बट अगर हमें कुछ डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए कि हम जो है इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट में आप उस डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने पर इन यूनिट्स में आ जाएगा आपका सेल्स, और अगर जो है उसको डिजायर्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट के टोटल को आप पीवी रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो है वो सेल्स रुपीज में आ जाएगी। तो इस फॉर्मूला से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने से पहले हमें पता हो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, सुरक्षा मार्जिन जो है हमारा कितना है,
तो सुरक्षा का मार्जिन यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, कि जो सेल्स है उस सेल्स में और ब्रेक इवन पॉइंट का जो गैप है, उस गैप को, उस डिफरेंस को जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कहने का मतलब कि इन केस की हमारी सेल्स इतनी अमाउंट से अगर कम भी हो जाती है तब भी हम जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर रहेंगे, हमें लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया कि हमारी इतनी सेल्स है, मान लो 1 लाख की सेल्स है और हमारा जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 60,000 का है। हमारी सेल जो है वो 1 लाख रुपए की है और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 60,000 का है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 जो है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो निकालना है रुपीज में निकालना है, रुपीज की बात कर रहे हैं हम अभी मान लो। तो एक्चुअल सेल इन रुपीज की मान लो हम कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की सेल है और ब्रेक इवन सेल्स जो है हमारी 60,000 रुपए की है। ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हमारी 60,000 रुपए की है और एक्चुअल में हमारी सेल जो है वो 1 लाख रुपए की है। तो उन दोनों का डिफरेंस हो गया 40,000, दैट इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। की इन केस की हमारी सेल जो है वो 40,000 रुपीज जो है वो कम भी हो जाएगी तब भी हम किसी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे होंगे, क्योंकि ब्रेक इवन पर जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हमें कोई लॉस नहीं होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितना हमारी सेल्स एक्सीड करेगी तो उस एक्चुअल सेल में और ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल है उस दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो रुपीज में निकालना है तो एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो सेल्स का ब्रेक इवन पॉइंट का और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। बट ये तभी होगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा जो है सेल कर रहे हैं। और यूनिट्स में निकालना होगा तो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तब आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाएगा। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला जो है वो दूसरा है कि आपके पास अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे भी जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100, कि प्रॉफिट को, जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को, क्योंकि मैंने बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी तभी होगा जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आपकी सेल जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, तभी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस का कोई सवाल ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है कि एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है, तो पहले आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि उस, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 1 लाख माइनस 60,000, तो यानी कि 40,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हमने ली थी 1 लाख, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 40% जो है वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इस तरह से जो हम ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट। बट इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है इसको कैलकुलेट करने का, वो यही है कि हमें पता चल जाए कि हम जो है वो अपनी कितनी सेल्स जो है हमारी अगर कम हो भी जाती है तो भी जो है हम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर रहेंगे, तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। देन कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। The cost indifference point is the level of volume of sales at which total cost and total profits are same under two different alternatives of the production or cost structure। कि दो cost structure या दो production alternatives हैं, उन दोनों production alternatives में जो है वो total cost और total profits जो है वो organization के लिए जो है वो बराबर हो जाते हैं, कि किसी लेवल ऑफ सेल्स पर या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर जो है वो टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट जो है वो दो अल्टरनेटिव्स में जो है वो, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं या कॉस्ट स्ट्रक्चर के दो अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें जो है वो टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट जो है वो बराबर हो जाते हैं। At this level of volume, the alternatives used does not matter as it makes no difference to the profits and income remains same। कि वो जो दो alternatives हैं, तो हमारे पास कई बार ऑप्शन आता है, चॉइस की बात आती है कि जो अल्टरनेटिव 1 यूज करें, अल्टरनेटिव 2 यूज करें। तो यहाँ पर क्या है कि ये वो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जिसमें जो है उतनी यूनिट्स अगर प्रोड्यूस की जाएंगी तो उस उतनी यूनिट्स या उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे या उस लेवल ऑफ वॉल्यूम पे जो है हमारा जो है दोनों अल्टरनेटिव्स में प्रॉफिट भी और इनकम भी जो है वो सेम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। एट द पॉइंट ऑफ कॉस्ट इंडिफरेंस द टोटल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ऑफ टू अल्टरनेटिव्स आर इक्वल। कि जो दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट की बात की जा रही है, तो दोनों अल्टरनेटिव्स में जो है उसकी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, यानी कि उसकी फिक्स्ड और फिक्स बराबर होगी या वेरिएबल और वेरिएबल बराबर होगी, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल जो टोटल कॉस्ट है वो दोनों अल्टरनेटिव्स में जो है वो बराबर हो जाती है। हाउएवर it must be noted that cost indifference point is not the same as break even point। it is not the same as the break even point। कि ये जो cost indifference point है ये जो है
ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक अल्टरनेटिव है या एक कंपनी की एक ही बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। बट यहां पर क्या है कि दो अल्टरनेटिव्स हैं कि अल्टरनेटिव वन में वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, सेल्स इतनी है। सेकंड अल्टरनेटिव उसमें जो है वो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो अलग अल्टरनेटिव आ गया। तो उसमें क्या है कि अल्टरनेटिव वन, अल्टरनेटिव टू, तो हम जो है वो एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट निकालेंगे। तो हो सकता है कि अल्टरनेटिव वन में आप 5,000 यूनिट, 10, 12, 15 इस तरह से बना सकते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव में भी 5, 10, 15, 20 यूनिट, 20,000 यूनिट्स इस तरह से बना सकते हैं। तो बट हम एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट निकालेंगे, फॉर एग्जांपल कि 8,000 यूनिट्स। तो 8,000 यूनिट्स जो है वो ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि 8,000 यूनिट्स चाहे वो आप अल्टरनेटिव वन में बना लें, चाहे आप अल्टरनेटिव टू में बना लें, बट दोनों अल्टरनेटिव में उसकी टोटल कॉस्ट सेम रहती है। दैट इज नोन एज कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। बाकी आगे हम जो है इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आने वाली वीडियोज में। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जो दोनों अल्टरनेटिव्स हैं उन दोनों अल्टरनेटिव्स की फिक्स्ड कॉस्ट में जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपने डिवाइड करना है डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये टोटल कॉस्ट, जो टोटल उनकी टोटल कॉस्ट का मतलब कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है कंप्लीट जो है एक अल्टरनेटिव की, फर्स्ट अल्टरनेटिव की कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड अल्टरनेटिव की कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हमने डिवाइड करना है डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। दोनों अल्टरनेटिव्स की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसके डिफरेंस से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम आगे जो वीडियोस में आपको बताएंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स या ये फॉर्मूलाज जो है हमने यूज करने होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे घुमा फिरा के, जैसे आपने देखा कि पीवी रेशियो के लिए 5-6 फॉर्मूला लिखे हैं, बट वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक जो स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में मैंने कंट्रीब्यूशन के टाइम पे दिखाई थी वो स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है, समझ ली है, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको आप समझ लें और तो फिर आपके लिए कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।